उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त किसी चुनावी रणभूमि से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां लड़ाई विपक्ष से नहीं, सत्ता के भीतर सत्ता के लिए लड़ी जा रही है। ब्राह्मण विधायकों की एक सहभोज बैठक ने वो पर्दा उठा दिया है अब, जिसके पीछे महीनों से दिल्ली और लखनऊ के बीच अदृश्य संघर्ष चल रहा था। सवाल यह नहीं है कि बैठक क्यों हुई, सवाल यह है कि इस बैठक से डर किसको लग गया। उत्तर प्रदेश हमेशा से दिल्ली की सत्ता का प्रवेश द्वार रहा है। जो यूपी जीतता है वही दिल्ली की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बल्कि धीरे धीरे वह एक राष्ट्रीय राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरे हैं। और यही उभार आज विवाद, बेचैनी और साजिशों की जड़ में है। लखनऊ में विधानसभा सत्र के बीच ब्राह्मण विधायकों की सहभोज बैठक कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी अलग अलग वर्गों की बैठकें होती रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बैठक को योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा गया और यहीं से हड़कंप मच गया। बैठक की मेजबानी करने वाले पंचानंद पाठक का बयान बेहद संतुलित है, लेकिन उसका राजनीतिक अर्थ बहुत गहरा था। उन्होंने साफ कहा कि ब्राह्मण समाज जोड़ने का काम करता है, राजनीति नहीं करता। यह बयान सीधे सीधे उन आरोपों को खारिज करता है जिनमें कहा जा रहा है कि योगी समर्थक गुट तैयार किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली से आए फरमानों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी उन्हें क्योंकि दी गई थी, खासकर योगी आदित्यनाथ पर राजनीतिक अंकुश लगाने की। लेकिन हकीकत यह है इस वक्त कि ना तो विधायक साथ छोड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, ना संगठन, और पूरी तरह नियंत्रण में पंकज चौधरी के इस वक्त संगठन भी नहीं आ रहा है। यही वजह है कि बयानबाजी तेज हुई, चेतावनियां दी गई और यहां तक कहा गया कि ऐसी बैठकों को बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। सवाल उठता है कि क्या पार्टी भीतर संवाद अब अपराध बन चुका है? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि आगामी मंत्रिमंडल बदलाव और अमित शाह और पंकज चौधरी की पसंद से होगा, यानी चेहरे जो आएंगे वो सब दिल्ली के चुने हुए होंगे। कहा जा रहा है कि योगी के करीबी चेहरों को किनारे किया जाएगा और दिल्ली से बेहतर तालमेल रखने वालों को अहम विभाग दिए जाएंगे। लेकिन यही बात यह भी बताती है कि योगी की पकड़ अब भी इतनी मजबूत है कि सीधे फैसला नहीं लिया जा सकता है, खासकर योगी के खिलाफ, बल्कि चर्चा, संकेत और सूत्रों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। कोडिंग कप सिरप से ब्राह्मण नैरेटिव तक योगी को घेरने की रणनीति चरणबद्ध रही। पहले कहा गया कि ब्राह्मण नाराज है, फिर कप सिरप घोटाले को मुख्यमंत्री कार्यालय यानी विभाग से जोड़ने की कोशिश हुई, फिर मंत्रिमंडल बदलाव की अफवाह उड़ी और अंत में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को मुद्दा बना दिया गया। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि सुनियोजित राजनीति की फील्डिंग है। लेकिन हर बार एक ही नतीजा सामने आया है, नैरेटिव जमीन पर नहीं बैठ पाता है। राजनाथ सिंह को साइडलाइन करने की चर्चा यूं ही नहीं उठी। वह ऐसे नेता है जिनकी स्वीकारता आरएसएस, संगठन और सरकार तीनों में रही है। उनकी योगी की खुलकर तारीफ करना और यूपी मॉडल की सराहना करना दिल्ली के कुछ सत्ता केंद्रों को बार बार असहज करता रहा है। राजनाथ सिंह का नेतृत्व से नाम गायब करना महज तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। सबसे निर्णायक भूमिका आरएसएस की है। संघ का संदेश साफ है, योगी की छवि को कमजोर करने वाले नैरेटिव संघ की नजर में स्वीकार नहीं होगा और जो ऐसा करेगा उसको आरएसएस की नजरों में बागी माना जाएगा। यह सीधा सीधा संकेत है कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की कोई जल्दबाजी संघ को मंजूर नहीं। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। यह लड़ाई जाति की नहीं, कंट्रोल की है। ब्राह्मण बैठक सिर्फ एक ट्रिगर थी, असली लड़ाई दिल्ली बनाम लखनऊ की है, रिमोट कंट्रोल बनाम फील्ड कमांड की है, उत्तराधिकारी राजनीति बनाम जना आधार। और फिलहाल सारे संकेत यही कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की हर कोशिश उन्हें और मजबूती प्रदान कर रही है। यूपी की राजनीति में एक पुराना नियम है, जिसे हटाने की ज्यादा तैयारी होती है वही सबसे मजबूत होकर उभरता है। और शायद यही नियम आज फिर खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि लगातार ब्राह्मण बैठक के बाद माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में गर्म है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले एक जो वेबसाइट है भारतीय जनता पार्टी की मेरा नेता, उसमें राजनाथ सिंह को यूपी नेतृत्व से गायब कर दिया गया, जबकि राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई कि योगी ठाकुरवादी हैं। कोडिन कप सिरप मामले में यह कहा जाने लगा सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्मों पर कि ये जो विभाग था जिसके अंदर इतना बड़ा 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभाग के अंदर आता। फिर कहा गया कि मंत्री
मंडल में बदलाव होगा, फेरबदल होगा और वही चेहरे शामिल होंगे जो जिसको पंकज चौधरी और अमित शाह पसंद करेंगे। लेकिन इन सब नैरेटिव के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ तनकर आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़े हैं और एक बड़ा जनाधार उनके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण विधायक हो या ओबीसी विधायक हो, कोई भी जो भी नेता हो। अधिकतर विधायकों की संख्या, अधिकतर मंत्रियों की संख्या जो है वो योगी आदित्यनाथ के लगातार डट कर खड़ा हुआ है। खासकर एक और अफवाह जब फैलाई गई थी, जब कुटुंब परिवार से क्षत्रिय नेताओं ने बैठक की थी, तब भी ये कहा गया कि ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी मीडिया के द्वारा कि आखिर में क्षत्रिय नेता एकत्रित कैसे हो सकते हैं, क्यों हुए, उनका मकसद क्या था, किसके लिए एकत्रित हुए, उस पर भी बहुत सारे सवाल हुए थे। लेकिन तब भी ये बात खुलकर आई थी कि वो भी योगी आदित्यनाथ को मजबूती प्रदान करना चाहते थे बाद में, और यही अब शायद ब्राह्मण बैठकों के साथ हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण विधायक लगातार जो नेतृत्व कर रहे थे उस ब्राह्मण मीटिंग का, जो वहां पे मौजूद थे, सारे लोगों ने यही कहा है कि वो लोग सिर्फ योगी आदित्यनाथ को मजबूती प्रदान करने के इरादे से और पार्टी को मजबूत करने के इरादे से वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से पंकज चौधरी लगातार फरमान जारी कर रहे हैं, एक के बाद एक लगातार उन्होंने 2-3 बार इस बात को दोहराया है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई ही कर देंगे और इस तरीके से संगठनात्मक कार्रवाई कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण विधायक थे वो भी दबाव में इस वक्त महसूस कर रहे हैं। आप अपनी राय देकर हमको जरूर बताइएगा और बताइएगा कि पीएन पाठक ने जो भी कुछ कहा है, और साफ तौर पर कहा कि जब ब्राह्मण उपस्थित होते हैं तो वहां ज्ञानी लोग उपस्थित होते हैं और वो लोग समाज को मजबूत करने के इरादे से वहां बैठे थे, सरकार को मजबूत करने के इरादे से बैठे थे, पार्टी को मजबूत करने के इरादे से बैठे थे। उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण नेता हैं? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।